प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजू सांगवान आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा जगत में स्वागत करती हूँ। तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्रिया। क्योंकि हमने अभी तक पिछली कक्षाओं में विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को पढ़ा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा क्रिया। क्रिया क्या है? सबसे पहले तो यह एक विकारी शब्द है, ठीक है, विकारी शब्द। और जो पहला ही क्वेश्चन बनता है वो आपका क्या बनता है बेटा, कि निम्न में से क्रिया है। देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या देता है, निम्न में से क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द है। देखो बेटा क्रिया जो शब्द है वो क्या है हमारा, यहाँ पे हमें देखना है। क्योंकि जब हम बिना पढ़े, मैं पढ़ाती भी हूँ बच्चों को, तो जब बच्चों से पूछते हैं कि बेटा विकारी शब्द कौन से होते हैं, तो आधे से ज्यादा जो बच्चे होते हैं इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको आता नहीं है, लेकिन आप हिंदी को सरल समझ करके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यदि बैठते हो तो एग्जामिनर उसी का फायदा उठाते हुए या लाभ उठाते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन करता है और जिसका जवाब आप नहीं दे पाते। तो सबसे पहले क्रिया क्या है, ए ऑप्शन होगा आपका शब्द। शब्द तो ये है, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन होगा, अव्यय। और तीसरा ऑप्शन होगा विकारी शब्द, विकारी शब्द। और डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, अविकारी शब्द या उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। देखो बेटा शब्द तो ये है, क्रिया क्या है, शब्द तो है, परंतु जब आपसे पूछा गया है कि निम्न में से क्रिया क्या है, तो क्रिया क्या है हमारा, विकारी शब्द है। क्योंकि इसमें क्या होता है, लिंग वचन और कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन होते हैं। इसमें केवल लिंग वचन और कारक ही नहीं, काल के अनुसार भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, विकारी शब्द है। ध्यान देना, विकारी शब्द जब पूछा जाए तो क्या होता है हमारा, क्रिया होता है। नेक्स्ट जो आता है बेटा, क्रिया जो होती है वो कौन सी धातु से बनी होती है, क्री धातु से। क्री का अर्थ क्या होता है, क्री का अर्थ होता है करना, क्री धातु से बनी होती है और इसका अर्थ क्या होता है, करना। तो ये जो क्रिया शब्द है वो किससे बना होता है, क्री धातु से बना होता है। साथ में ही जो दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, देखो अभी तक हम जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पहले ही देखो क्रिया शब्द से क्वेश्चन पूछा गया, फिर क्या पूछा जाता है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्या होता है या क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो बेटा ऑप्शन में आपके मिलेंगे, एक तो होता है अव्यय, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा मिलेगा आपको धातु। और तीसरा जो ऑप्शन होगा हमारा वो क्या रहेगा, क्रिया का मूल रूप क्या है, क्रिया का मूल रूप है हमारा सामान्य धातु। और जो चौथा ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन होगा, या तो उपरोक्त सभी होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपसे क्रिया का मूल रूप पूछा जाता है तो क्या होती है हमारी धातु जो है वो हमारा सही होता है, क्योंकि धातु से ही क्रिया बनती है। क्रिया का जो मूल स्वरूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है, क्रिया के प्रकार को पढ़ने से पहले और परिभाषा को जानते हैं। जो क्रिया के प्रकार हैं बेटा, क्योंकि प्रकार तो बाद में जाने जाते, पहले तो उसका हमें यही नहीं पता कि अर्थ क्या होता है। और एग्जामिनर क्या करता है बेटा, सीधा सीधा न पूछ के बच्चे क्या पूछता है कि भी जो क्रिया होती है, ये नहीं पूछेगा कि क्रिया किसे कहते हैं, आपसे क्या पूछता है, जिन विकारी शब्दों में
पदार्थ, वस्तु आदि के करने या होने का बोध होता है। ठीक है, पदार्थ, वस्तु आदि के कार्य करने या होने का बोध होता है, उस स्वरूप को क्या कहते हैं? तो वो स्वरूप हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। और जो दूसरी और साधारण सी परिभाषा होती है, किसी भी कार्य का करना या होने का, किसी भी कार्य के करने या होने का बोध जिन शब्दों से होता है वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। या किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। तो 3 प्रकार से हमारी इसकी परिभाषा बन जाती है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा इसका मूल रूप हमने किया, और मूल रूप में जो धातु होती है उससे भी हमारा एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन पूछता है। मूल रूप में धातु को ही 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है मूल धातु, ठीक है। दूसरी है हमारी सामान्य धातु, और तीसरी है बेटा हमारी व्युत्पन्न धातु। ठीक है। अब मूल धातु यदि हम कहें सो, खा, पी, लिख आदि होती है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी हैं, पढ़ है, लिख है, सो है, या फिर आपका रो है। ठीक है, ये सारी क्या है? ये मूल धातु हैं। और इनमें जब हम क्या करते हैं, देखो मूल धातु का अर्थ क्या होता है? जब क्रिया अपने मूल स्वरूप में रहती है तो वो क्या कहलाती है? मूल धातु कहलाती है। और जब क्रिया के मूल स्वरूप में ना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसमें क्या बन जाता है? सामान्य धातु बन जाती है। और जब क्रिया के मूल स्वरूप में ही क्या जोड़ा जाए? आना या वाना प्रत्यय जोड़ा जाए तो वो क्या बन जाती है? हमारी व्युत्पन्न धातु बन जाती है। अब सो से यदि हमें सामान्य धातु बनानी है तो क्या? सोना। खा से बनानी है तो खाना। पी से बनानी है तो पीना। लिख से बनानी है तो लिखना। ठीक है, ये क्या हो जाती है? हमारी सामान्य धातु। बेटा देखो, सामान्य धातु से भी क्वेश्चन आता है, लिखना आपको दे और इसमें पूछे कि निम्न में से लिखना क्या है, और ऑप्शन में आपको तीनों मिलेंगे और चौथा ऑप्शन मिलेगा उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पहचानना होता है कि ये सामान्य धातु है, क्योंकि लिख क्या है? मूल धातु, और मूल धातु में क्या जुड़ा हुआ है? ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है? ये हमारी सामान्य धातु है। इसी को यदि हम व्युत्पन्न धातु में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? आना और वाना प्रत्यय लगने से, यानी कि जब काम हम क्या करें जिसमें हम प्रेरणार्थक रूप से काम करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी व्युत्पन्न धातु है। और प्रत्यय कौन सा जुड़ता है? आना या वाना। अब सोना से क्या बनाए? सुलाना, और दूसरा यदि बनाए तो सुलवाना। ठीक है, उसी प्रकार खाना से खिलाना, खिलवाना। फिर है पीना से पिलाना, पिलवाना। लिखना से लिखाना, लिखवाना। ये क्या है? हमारी सभी व्युत्पन्न धातुएं हैं। ठीक है, तो बेटा यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए जब मूल रूप में रहती है धातु तो वो इस प्रकार आती है, और जब उसमें ना प्रत्यय जुड़ता है तो सामान्य धातु बन जाती है, और जब उसमें आना और वाना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वो हमारी व्युत्पन्न धातु बन जाती है। नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारा, इसी जो क्रिया होती है उसके प्रकार जो होते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको इस चीज का ध्यान देना है बेटा, क्या कि जो क्रिया होती है सबसे पहले हम कर्म के आधार पर देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो है वो है बेटा हमारा
अकर्मक क्रिया और दूसरा जो है हमारा सकर्मक क्रिया। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने किया अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अ बिना, और कर्मक मतलब कर्म मतलब बिना कर्म के। तो जहां पर बिना कर्म के, यानी कि जिस क्रिया में कर्म संभव ही नहीं होता, वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरी बात क्या? जब कार्य को करने का जो फल होता है वो कर्म पे न पड़ के कर्ता पर पड़ता है, या जब कार्य को करने का प्रभाव कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, आपको केवल और केवल उदाहरण के थ्रू भी समझाऊंगी, और केवल इतना ध्यान रखना कि जब आपका कोई भी एग्जाम्पल दिया जाता है तो वहां पर आप ध्यान क्या रखोगे कि जब कार्य को करने का जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ रहा हो, तो वहां पर हमारी जो क्रिया होगी वो क्या होगी? अकर्मक होगी। जैसे गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है। ठीक है, पक्षी उड़ रहे, राधा दौड़ती है। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखोगे कि गेहूं पिस रहा है। यहां पर जब हम क्या करते हैं, जब भी हम क्रिया को पढ़ते हैं तो हम एक ही चीज को ध्यान में रखते हैं कि जब क्या का उत्तर आए तो क्रिया सकर्मक है, अन्यथा हमारी अकर्मक है। तो यहाँ पर लगभग बच्चे ये क्या है, पजल हो जाते हैं कि गेहूं पिस रहा है, क्या पिस रहा है? गेहूं पिस रहा है, और भूलवश इसको क्या लगा देते हैं? सकर्मक क्रिया लगा देते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है, जो गेहूं है हमारा वो क्या है? कर्ता है, और पिसना क्या है? क्रिया है। कर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, कर्म तो यहाँ पर है ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, गेहूं क्या है? कर्ता है, और इसके करने का कार्य को, क्योंकि गेहूं क्या हो रहा है? गेहूं पिस रहा है, तो गेहूं का जो प्रभाव है, गेहूं क्या है? कर्ता भी है, और पिस भी गेहूं रहा है, तो इसका प्रभाव कर्ता पर ही हमें पड़ता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए क्या है? गेहूं पिस रहा है में हमारी अकर्मक क्रिया है। दूसरा क्या है? पक्षी उड़ रहे हैं। अब पक्षी उड़ रहे हैं बेटा, पक्षी क्या है? करता है, और पक्षियों के उड़ने का जो प्रभाव है वो भी किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि पक्षी उड़ेंगे, थकान पक्षी को होगी, उड़ने पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म तो है ही नहीं। कर्म किस पे हो रहा है? चाहे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, आसमान में भी आता है, तो भी हमारी जो क्रिया होगी वो क्या होगी? अकर्मक ही होगी। उसी प्रकार राधा दौड़ती है, राधा यदि दौड़ेगी, राधा कौन है? कर्ता है, और दौड़ने का काम कौन कर रही है? राधा ही कर रही है, किसी और पर तो कोई कर्म नहीं कर रही है, अपने आप के लिए कर्म कर रही है, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? राधा पर ही पड़ेगा। इसलिए क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। तो ये आपको ध्यान देना है, जहां पर कार्य को करने का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म पर न पड़ के कर्ता पर ही पड़ता है, वहां क्रिया हमारी कौन सी होगी? अकर्मक होगी। एक तो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूछे जाते हैं। दूसरा क्या पूछा जाता है, ऐसे आपको ऑप्शन देते हैं। क्या क्वेश्चन क्या होगा? निम्न में से अकर्मक क्रिया है, क्रिया है, क्वेश्चन ये देते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सोना, बी ऑप्शन रोना, सी ऑप्शन हंसना, और डी ऑप्शन सभी। ठीक है, देखो बेटा, लगभग बच्चे क्या है, जिसने पढ़ रखा है वो ऑप्शन किसको लगाएंगे? सभी को लगाएंगे, क्योंकि सभी है। ठीक है,
अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर आप इसको वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हो, क्योंकि जब कार्य को करने का जो प्रभाव है, मैंने पहले ही बताया, कर्ता पर पड़े। यदि सोना है, यदि हम सोते हैं तो थकान खुद कर्ता की दूर होती है ना, तो प्रभाव किस पर है? कर्ता पर है। उसी प्रकार रोते हो तो आंखें खुद की खोते हो, है ना। यदि रोते हो तो आंखों में आंसू आते हैं और आंखें आपकी क्या हो जाती हैं? आई साइट वीक हो जाती हैं। तो रोने का प्रभाव भी किस पर पड़ेगा? रोने वाले पर पड़ेगा। जब तक सामने वाले पर प्रभाव नहीं पड़ता तब तक क्रिया हमारी क्या है? अकर्मक है। क्योंकि जब या तो सामने वाले पे प्रभाव पड़े या किसी और पे कर्म हो, तब हमारी क्रिया सकर्मक हो सकती है, अन्यथा हमारी क्रिया जो होगी वो हमारी अकर्मक ही होगी। नेक्स्ट आता है हंसना। हंसते हैं तो भी खुद ही स्वयं ही हम खुश होते हैं, तो इसलिए क्रिया क्या है? हमारी अकर्मक है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी आप क्रिया से क्वेश्चन आता है, ठीक है, अभी आज के लिए हमने अकर्मक क्रिया को किया और धातु रूप को पढ़ा। नेक्स्ट हम करेंगे अगली कक्षा में, परंतु आप ये चीज को ध्यान में रखोगे कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, इस वजह से भी आपका जो प्रश्न का उत्तर होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।